तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जैसे प्रीवियस क्लास की बात करेंगे, तो प्रीवियस क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस को समझ रहे थे। उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, कितना परसेंट किस फॉर्म से होता है, वो सारी चीजें समझ ली थी। एक लास्ट हम और देख लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होता है, और ये जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा तो ये एक परमानेंट कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये क्या करेगा, देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड विद हीमोग्लोबिन सॉरी, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये एक परमानेंट कॉम्प्लेक्स है। परमानेंट कॉम्प्लेक्स का मतलब कि जैसे एक बार इसकी फॉर्मेशन हो गई तो ये ब्रेक नहीं हो सकता। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जब बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ तो वो हीमोग्लोबिन पे जो स्पेस है वो सारे को, मतलब आरबीसी को ऑक्यूपाई कर लेगा, और ऑक्सीजन बाइंडिंग जो एफिशिएंसी है या जो ऑक्सीजन बाइंडिंग है उसको कम कर देगा। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन को ये रिड्यूस कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड reduces the binding of oxygen with hemoglobin। और इससे क्या होगा, causes less availability of oxygen। इससे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी इन बॉडी में या टिश्यू में। ठीक है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कॉज कर देगा ये, और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को बोला जाता है हाइपोक्सिया। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी इसकी वजह से। तो ये ऑक्सीजन की कमी करता है, और एक बार ये बाइंड कर गया तो क्या होगा, फिर ये दोबारा जो है ब्रेक नहीं होगा। एक बार बाइंड कर गया हीमोग्लोबिन से तो उस कॉम्प्लेक्स को टूटने नहीं देता, ये टाइटली बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा पॉइजनस होता है। तो एक पॉइंट हम और लिख देते हैं यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड is more harmful than कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे प्रोड्यूस होता है। इसलिए एक कहते हैं ना कि यदि हम रात को सर्दियों में मान लीजिए अंगीठी जला के सो रहे हैं बंद रूम के अंदर, वेंटिलेशन नहीं है जहाँ पे, तो उससे क्या होगा, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है अनबर्न हाइड्रोकार्बन से। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, ये हमारे जब बॉडी के अंदर जाएगा तो हीमोग्लोबिन को बाइंड करता चला जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी हमारे टिश्यूज में और हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि बंद रूम के अंदर या ऐसा रूम जिसमें वेंटिलेशन नहीं है
उसमें हमें अंगीठी वगैरह नहीं जलानी चाहिए, या ऐसे कोयले वगैरह नहीं जलाने चाहिए जिनसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो। ठीक है जी, तो वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कुछ इसके 2-3 टॉपिक है वो और समझ लेते हैं। जैसे प्लांट की कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास यहाँ आती हैं, उन्हें हम समझते हैं। some important terms, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए क्या कहती हैं ये इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसमें नंबर 1 है, जैसे हम बात करते हैं न्यूमेटोफोर्स के बारे में। न्यूमेटोफोर्स के बारे में ये क्या होते हैं? तो these are the structures present on respiratory route, जो कि रेस्पिरेटरी रूट में देखी जाती हैं। और ये किस लिए होती हैं? रेस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज इन रूट्स। ये रूट्स में गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, और ये किस में देखा जाता है? एग्जाम्पल देखोगे तो ये देखा जाता है हेलोफाइट्स में। हेलोफाइट्स जिनको हम मैंग्रोव प्लांट भी बोलते हैं, मैंग्रोव प्लांट। और इसका एग्जाम्पल है मैंग्रोव प्लांट का राइजोफोरा। ठीक है, देखो राइजोफोरा जो है ना, ये कहाँ देखा जाता है? ये पाया जाता है मार्शी एरिया में, फाउंड इन मार्शी एरिया। और मार्शी एरिया में ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन लेने के लिए जो ये प्लांट की रूट है, जैसे ये प्लांट हो गया, इस प्लांट की रूट ना ऐसे सॉइल से बाहर आ जाती है, ग्राउंड से बाहर आ जाएगी इस तरह से। तो ग्राउंड से बाहर आएगी ये रूट, इन रूट को बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट। और इन रेस्पिरेटरी रूट में ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं जिनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। यहाँ बना देता हूं मैं, जैसे ये ट्री हो गया, इसमें ग्राउंड से, ये ग्राउंड लेवल हो गया, तो ग्राउंड से ये रूट ऐसे बाहर आ जाएंगी। इसी प्लांट की रूट है जो ग्राउंड से बाहर आएगी, इन्हीं रूट को बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स। और इस रूट्स के अंदर, रेस्पिरेटरी रूट के अंदर, ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं आपको, रेड रेड डॉट जो हमने बनाए हैं, यही होते हैं न्यूमेटोफोर्स, जिनसे गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो पहली टर्म हमने समझ ली न्यूमेटोफोर्स। ये नोट करें न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं और किसमें देखे जाते हैं, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। देखिए नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है लेंटिसेल्स। क्या होता है लेंटिसेल्स? ये भी प्लांट में देखा जाता है, इट इज फाउंड इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, जो प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे ना, तो जब उनका स्टेम थिकनेस वाइज बढ़ता है, थिकनेस वाइज स्टेम बढ़ता चला जाएगा,
तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ से स्टेम में कुछ जो पैरेनकाइमा सेल होती हैं, जैसे ये प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ शो कर रहा है, स्टेम वाला पार्ट है ये, इसकी कुछ पैरेनकाइमा सेल ऐसे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाती हैं। तो ये जो पैरेनकाइमा सेल, ये जो सेल है जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रही हैं, इन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं लेंटी सेल्स। तो ये कहलाती हैं लेंटी सेल्स। ये क्या है? दीज आर पैरेनकाइमा सेल्स। comes in contact with atmosphere due to secondary ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से हुआ है ऐसा। और इनका काम क्या होता है? These cells responsible for gaseous exchange, ये गैसियस एक्सचेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो यदि हम बात करें प्लांट में गैसियस एक्सचेंज कैसे कैसे हो रहा है, तो प्लांट में रूट्स के थ्रू भी होता है, ठीक है, स्टोमेटा भी करता है। इसके अलावा प्लांट में स्टेम के थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि रूट, स्टेम, लीफ तीनों ही गैसियस एक्सचेंज करने का काम करते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है। तो ये हो गया आपका लेंटिसेल्स। तो इसी के साथ हमने रेस्पिरेशन की लगभग सारी बातें कवर कर ली हैं। अब हम कुछ और फैक्टर और यहाँ देखते हैं जो ह्यूमन में हो रहे रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन है उसको अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करेंगे? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अफेक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अफेक्ट करेगा, इसके अलावा टेम्परेचर अफेक्ट करेगा। ये हो गए एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल में देख सकते हो तो पार्शियल प्रेशर हो गया, इसके अलावा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हो गई। ये सारी चीजें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं रेस्पिरेशन के रेट को इन केस ऑफ ह्यूमन। तो यहाँ हम लिख देते हैं फैक्टर्स affecting rate of respiration in human। ये कौन कौन से होते हैं? ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं उसमें एक है टेम्परेचर, दूसरा है टेम्परेचर हो गया, दूसरा है H+ आयन कंसंट्रेशन, तीसरा है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, चौथा है CO2 कंसंट्रेशन, पांचवा है एंजाइम कंसंट्रेशन या एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है। ये सब अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी रेट को ह्यूमंस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास टर्म जो आती है वो है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब है जितना वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर एयर का रहता है या कितनी एयर्स हम रिलीज करते हैं नॉर्मल इनहेलेशन के टाइम, नॉर्मल एक्सहेलेशन के टाइम पर, या नॉर्मल जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं बिना फोर्स लगाए, तो कितनी एयर को हम एक बार में इनहेल कर सकते हैं या एक बार में कितनी एयर को हम एक्सहेल कर सकते हैं और कितना एयर का वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर रह सकता है। ये जो सारे पैरामीटर्स हैं
ये सारे पैरामीटर कहलाते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो हम लोग बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में। क्या होता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम? ओ these are the parameters which explain the amount of air in lungs। लंग्स में एयर के अमाउंट को जो पैरामीटर एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन सारे पैरामीटर को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ठीक है, या लंग्स वॉल्यूम भी इसको बोला जा सकता है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में कुछ हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, उनके नाम हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ के नाम हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में जैसे फर्स्ट हमारे पास आता है नंबर 1 है टाइडल वॉल्यूम। ये क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम का मतलब है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन के टाइम पर या नॉर्मल एक्सहेलेशन में कितने एयर को हमारा लंग इनहेल करता है या एक्सहेल करता है, उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल इन नॉर्मल कंडीशन, मतलब इसमें फोर्स नहीं लगा रहे। नॉर्मली कहते हैं ना, नॉर्मल सांस लो, तो नॉर्मल सांस जब हम लेते हैं तो उसमें कितनी एयर को हम इनहेल करते हैं, कितनी एयर एक्सहेल करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम। और ये इसका डेटा होता है लगभग अराउंड 500 ml। तो एक नॉर्मल इनहेलेशन में हम लगभग 500 ml एयर को इनहेल करते हैं और 500 ml को ही एक्सहेल करते हैं। फिर आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसे बोलते हैं ईआरवी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टीवी। ईआरवी का मतलब होता है कि आप फोर्स लगा के कितनी एयर को एक्सहेल कर सकते हैं। दी वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल इन फोर्सफुल्ली एक्सहेलेशन। ठीक है, और इसका वॉल्यूम यदि देखोगे तो ये लगभग हो जाता है आपका 1200-1300 के आसपास रहता है। ठीक है, वॉल्यूम इतना मैं इसको लिखना नहीं है, बस सिर्फ इसका नाम पता होना चाहिए। इसी तरह से एक होता है IRV, इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे ईआरवी हो गया, फोर्स लगा कितना एयर को इनहेल कर और एक्सहेल करोगे, फोर्स लगा के कितनी एयर को आप इनहेल कर सकते हो, उसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल इन फोर्सफुल्ली इनहेलेशन। डॉक्टर कहता है ना लंबी सांस खींचो आप, तो फोर्स लगा के हम एकदम सांस को जब इनहेल करते हैं तो उसको बोलते हैं आईआरवी। ये लगभग 2000 से 2200 ml के आसपास होता है। इसके बाद एक आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसे हम आरवी बोलते हैं। इसका मतलब होता है
वो अमाउंट ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, मतलब ये हमारे लंग्स से कभी खत्म नहीं हो सकता। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सहेलेशन, मतलब आपने फोर्स लगा के एयर को बाहर फेंक दिया, निकाल दिया, एक्सहेल कर दिया, उसके बाद भी कुछ एयर हमारे लंग्स के अंदर रहती है, इसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लंग्स एकदम खाली नहीं हो जाएगा एयर से, तो जो अमाउंट बचेगा उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये कुछ लंग्स के वॉल्यूम है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इन्हीं वॉल्यूम को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी निकल जाएगी। ठीक है, कि लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है, कितनी टोटल लंग्स कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो हमें वॉल्यूम के बारे में पढ़ना था, हमने इसको पढ़ लिया। अब एक लास्ट टॉपिक हम समझते हैं इस चैप्टर का, जो कि है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है। ये नोट कर लिया होगा सभी ने। हम समझते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में। चलिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक टर्म आती है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, जिसे हम लोग बोलते हैं RQ। ये रेस्पिरेटरी क्वेश्चन या RQ क्या होता है, इसका ये एक रेशियो है। तो हम बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ CO2 evolved and oxygen utilized। ठीक है, CO2 इवॉल्व और ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड, उस रेशियो को बोलते हैं RQ। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं RQ इक्वल्स टू CO2 इवॉल्व, कितना CO2 इवॉल्व हुआ है, और ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड कितना हुआ है। इस रेशियो को हम लोग RQ कहते हैं, या रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या बताता है, इट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के नेचर को दर्शाएगा। जैसे जैसे देखें, मतलब इसका यह है कि अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए RQ की वैल्यू अलग अलग होगी। तो जैसे सबसे पहला सबस्ट्रेट लेंगे हम ग्लूकोज। सबसे पहले हम ग्लूकोज की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है, और रेस्पिरेशन कौन सा है, एरोबिक है। एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है। तो इसके लिए RQ की वैल्यू होती है RQ इक्वल टू 1। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है और रेस्पिरेशन एरोबिक है, तो RQ की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है लेकिन रेस्पिरेशन एनएरोबिक है, मतलब ऑक्सीजन यूज ही नहीं हो रहा, CO2 तो रिलीज हो रहा है बट ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा, तो RQ की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है जी, ये वाला कैसे हुआ, देखो ये ऐसे हो गया ना, C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, प्लस 6O2 यूज हो गए, इससे क्या बना, CO2 बन गए 6 और प्लस H2O बन गया। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पर 6 CO2 हो गए, 6O2 हो गए, तो रख दोगे इसमें, यहाँ रख दोगे ना ऊपर 6 CO2 6 ऑक्सीजन, क्या आ गया 1। इस वाले में क्या हो जाएगा, C6H12O6, ऑक्सीजन तो यूज ही नहीं हुआ, 2 CO2 रिलीज हो गए, तो CO2 तो ऊपर 2 आ गया, लेकिन नीचे क्या है 0, और किसी के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए ग्लूकोज के लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। अब देखो, यदि
इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। अब यदि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो प्रोटीन है, प्रोटीन की अगर बात करोगे तो प्रोटीन के लिए आर क्यू की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए आर क्यू की वैल्यू होती है लेस देन 1। लिपिड की बात करेंगे तो लिपिड के लिए भी आर क्यू की वैल्यू होती है लेस देन 1। यदि किसी ऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड के लिए आर क्यू की जो वैल्यू है वो हो जाती है मोर देन 1। और यदि हम बात करेंगे सक्यूलेंट प्लांट की, सक्यूलेंट प्लांट के लिए देखोगे, मतलब ज़ेरोफाइट्स के लिए, ज़ेरोफाइट आप जानते हैं जो डेजर्ट प्लांट होते हैं जैसे कैक्टस वगैरह हो गया, ज़ेरोफाइट के लिए आर क्यू की वैल्यू हो जाती है 0। तो ये आप आर क्यू की वैल्यू याद रखेंगे। अब देखो जैसे जैसे रेस्पिरेटरी सबसे बदल रहा है आर क्यू की वैल्यू बदल रही है। प्रोटीन के लिए 1 से कम, लिपिड के लिए 1 से कम, ठीक है। प्रोटीन के लिए लगभग ना ये 1 से कम कितनी होती है, लगभग 0.9 के आसपास होती है, और ये लगभग 0.7 के आसपास होती है। तो वैल्यू क्या होती है, 1 से कम हो रही है इसमें, और ऑर्गेनिक एसिड में 1 से ज्यादा हो रही है, सक्यूलेंट प्लांट में 0 हो रहा है। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। इसी के साथ हमने ये जो चैप्टर है हमारा रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर रेस्पिरेशन खत्म होता है। अब मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, और जो भी डाउट है वो डाउट आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक करके रखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो अगला पोर्शन शुरू करेंगे आपके एनटीएससी का, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। थैंक यू सो मच।